आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक तरह की डुअल सिटीजनशिप है। सच कहूं तो ये इंडियन पॉलिटी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और यूपीएससी ठीक इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। देखिए, ये सवाल प्रीलिम्स में बार बार अलग अलग फॉर्म्स में सामने आता है और यूपीएससी ये जानता है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है। लेकिन इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना इसको ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। ओसीआई, पीआईओ और इंडियन सिटीजनशिप की जो सच्चाई है वो आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और न्यूआंस्ड है। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको ना सिर्फ इसका सही जवाब मिलेगा बल्कि इसके पीछे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आगे वो क्रिटिकल रीजन भी बताऊंगा जिसकी वजह से आखिरकार पीआईओ और ओसीआई स्कीम्स को मर्ज करना पड़ा था। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझेंगे, फिर इंडिया का जो यूनिक प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है उस पर बात करेंगे। उसके बाद सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी आर्टिकल्स 5 से 11 देखेंगे। फिर 1955 का अहम सिटीजनशिप एक्ट, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के क्या ग्राउंड्स हैं और आखिर में ओसीआई पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर एक सिटीजन होता कौन है? देखिए, किसी भी मॉडर्न स्टेट जैसे इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं एलियंस। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पर जो मेन फर्क है वो ये है कि सिटीजन्स इंडिया के फुल मेंबर्स माने जाते हैं और उनकी एलिजेंस यानी उनकी निष्ठा इंडियन स्टेट के प्रति होती है। उन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। अब आते हैं एलियंस पर, जो किसी और देश के सिटीजन होते हैं। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, फ्रेंडली एलियंस जिनके देश से इंडिया के अच्छे संबंध हैं और एनिमी एलियंस जिनके देश के साथ इंडिया का वॉर चल रहा हो। और हाँ, एनिमी एलियंस को बहुत कम राइट्स और प्रोटेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से डील करता है, वो एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये वो प्रिविलेजेस हैं जो एक सिटीजन को एलियन से बिल्कुल अलग करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार देता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर मौका देता है। आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अलावा वोट देने का अधिकार, इलेक्शंस लड़ने का अधिकार और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होल्ड करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। तो सार यह है कि यही अधिकार इंडियन सिटीजनशिप का मूल आधार है। चलिए, अब हम अगले अहम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे फेडरल स्टेट्स जैसे यूएसए या स्विट्जरलैंड के विपरीत सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप का प्रावधान किया है, जो है इंडियन सिटीजनशिप। देखिए, इंडिया में आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपकी एलिजेंस सिर्फ यूनियन के प्रति है और आपको पूरे देश में, चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए यूएसए से। वहाँ एक व्यक्ति यूएसए का सिटीजन भी होता है और साथ ही उस पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन भी होता है, जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास, और उसे ड्यूअल सेट्स ऑफ राइट्स मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया के लिए सिंगल सिटीजनशिप इसलिए चुनी ताकि पार्टीशन के बाद देश में एक यूनाइटेड आइडेंटिटी और फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस पर आते हैं जो सिटीजनशिप से डील करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो आर्टिकल्स 5 से 11 तक हैं, ये कोई परमानेंट या इलैबोरेट प्रोविजंस नहीं हैं। इनका काम सिर्फ इतना था कि ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो 26 जनवरी 1950 को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर, इंडिया के सिटीजन बने। बस इतना ही। तो आर्टिकल 5 उन लोगों की बात करता है जिनका डोमिसाइल इंडिया में था। डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट होम। इसके साथ 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी जरूरी थी। या तो वो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से इंडिया में रह रहा हो। अब आर्टिकल 6 और 7 पार्टीशन के कारण हुए माइग्रेशन को एड्रेस करते हैं। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से इंडिया आए और आर्टिकल 7 उनके लिए जो पहले पाकिस्तान गए पर बाद में इंडिया लौट आए। फिर आर्टिकल 8 उन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था जो इंडिया से बाहर रह रहे थे। और इन सब में सबसे क्रूशल है आर्टिकल 9। ये बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर नो ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। इसे याद रखिएगा।
और ये रहा आपका प्रीलिम्स बूस्टर, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आर्टिकल 11 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन से संबंधित कोई भी लॉ बना सकती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में बनता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद सिटीजनशिप कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इसके लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 की पावर यूज करके द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया। ये एक्ट 5 तरीके बताता है जिससे इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, एक्विजिशन बाय बर्थ, जिसे जस्ट सोलाई यानी राइट ऑफ द सॉइल भी कहते हैं, समय के साथ सख्त होता गया। 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुआ हर व्यक्ति सिटीजन का, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो, बहुत लिबरल था। फिर 1987 के बाद एक कंडीशन लगी कि कम से कम एक पेरेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और 3 दिसंबर 2004 के बाद ये और सख्त हो गया। अब जरूरी है कि या तो दोनों पेरेंट सिटीजन हो या एक पेरेंट सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये बदलाव एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है। जो बाकी 4 मोड्स हैं वो हैं बाय डिसेंट, जिसे जस्ट सैंग्विनस या राइट ऑफ ब्लड कहते हैं, जो पेरेंट्स की नेशनैलिटी पर बेस्ड है। फिर है बाय रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए है। तीसरा है बाय नेचुरलाइजेशन, जिसमें कोई फॉरेनर कुछ कंडीशंस पूरी करके अप्लाई कर सकता है। और चौथा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे जब पौंडीचेरी इंडिया का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप जाती कैसे है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसके लिए 3 तरीके बताता है, क्योंकि जैसे सिटीजनशिप मिल सकती है वैसे ही टर्मिनेट भी हो सकती है। ये 3 मेथड्स हैं। पहला, रिनाउंसिएशन, यानी जब कोई अडल्ट सिटीजन अपनी मर्जी से फॉर्मली अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने का ऐलान करे। दूसरा, टर्मिनेशन, ये ऑटोमैटिकली होता है, जैसे ही कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप वॉलंटरीली ले लेता है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप उसी वक्त खत्म हो जाती है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, ये एक कंपल्सरी टर्मिनेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक और सीरियस ग्राउंड्स पर ही। और ये हैं वो ग्राउंड्स, जैसे अगर सिटीजनशिप धोखे से यानी फ्रॉड से ली गई हो, या अगर सिटीजन ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई हो, या अगर वॉर के दौरान दुश्मन देश से अनलॉफुली ट्रेड किया हो, या अगर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर किसी भी देश में 2 साल के लिए जेल हुई हो, या फिर 7 साल तक लगातार इंडिया से बाहर रहा हो। तो अहम बात यह है कि डेप्रिवेशन एक मनमानी प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए ठोस लीगल ग्राउंड जरूरी हैं। और अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत सितंबर 2000 में हुई, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन डियास्पोरा पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर LM सिंघवी। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2002 में सिंघवी कमेटी ने कुछ देशों के PIOs यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए डुअल सिटीजनशिप रेकमेंड की। इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2003 में सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया और OCI का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये 16 देशों के PIOs के लिए था, लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं थे। और फिर 2015 में एक बड़ा बदलाव आया, जब PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मर्जर क्यों किया गया। इसका कारण बहुत सिंपल था। PIO और OCI दोनों स्कीम्स लगभग एक साथ चल रही थीं और एप्लीकेंट्स के बीच बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रही थीं। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने दोनों को मिलाकर एक सिंगल यूनिफाइड स्कीम बना दी, जिसका नाम OCI कार्ड होल्डर रखा गया। और ये स्लाइड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। सो लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन, इज एन OCI अ डुअल सिटीजन? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक इंडियन सिटीजन वोट दे सकता है, OCI कार्ड होल्डर नहीं। एक सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होल्ड कर सकता है, OCI कार्ड होल्डर नहीं। एक सिटीजन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, OCI कार्ड होल्डर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, OCI कार्ड होल्डर को सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। उन्हें आर्टिकल 16 यानी राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्राप्त नहीं है। इसलिए OCI डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए एक स्पेशल स्टेटस है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल नहीं। दूसरा, आर्टिकल 11 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप पर कानून बना सकती है। तीसरा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 तरह से एक्विजिशन और 3 तरह से लॉस ऑफ सिटीजनशिप बताता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, OCI एक स्पेशल स्टेटस है, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि इसमें की पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोट का अधिकार नहीं दिए जाते। और आखिर में आपके लिए एक मीन्स पर्सपेक्टिव का सवाल। While the Indian Constitution espouses a single citizenship,
The OCI scheme represents a form of quasi-dual citizenship. Critically analyze. इस सवाल पर सोचिए। अपने आंसर में आपको सिंगल सिटीजनशिप के कोर प्रिंसिपल को OCI स्कीम द्वारा दिए गए स्पेशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल राइट्स के साथ कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना होगा। इस एक्सप्लेनर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आई एम श्योर आप एक बेहतरीन आंसर फ्रेम कर सकते हैं।